तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। सबसे पहली चीज संज्ञा। आप सभी ने हमेशा बचपन से रटा है कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, ये सब कुछ संज्ञा कहलाती है। लेकिन मैं बात कहूं एक बहुत ही साधारण सी भाषा में कि आपके आंख के सामने जितनी चीजें हैं, यानी कि आपको आस पास जो कुछ भी दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, सब कुछ आपका क्या होता है, वो सब कुछ संज्ञा होती है। चाहे वो विजिबल हो चाहे ना हो, यानी कि चाहे वो दृश्यात्मक हो चाहे वो अदृश्य हो, सब कुछ संज्ञा कहलाती हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कोई भी बच्चा है, कोई भी कुर्सी है, मेज है, टेबल है, शहर है या फिर आपका गुस्सा, ये सब कुछ ही संज्ञा होती है। लेकिन इसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, कुछ प्रकार। लेकिन प्रकार को लेकर हमेशा विवाद रहता है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम 3 प्रकार है, 5 प्रकार है। तो देखो कुछ शर्तें मतलब कि कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसके हिसाब से आपके प्रकार बांटे गए हैं। ठीक है, भेद की अगर मैं बात करूं तो हमेशा याद रखना कि संज्ञा मूल रूप से आपकी 2 ही होती हैं। यार एक बात बताओ, या तो कोई चीज आप देख सकते हो या फिर आप नहीं देख सकते। बहुत सिंपल सी बात है ना। तो जो भी चीज आप देख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज आप देख सकते हैं, जो यथार्थ है, जो सच है, यानी कि जो दृश्यात्मक है, जो दृश्य है, वो सब कुछ आपका यथार्थवाचक में जाएगा। यानी कि कोई जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूह है या फिर पदार्थ है, ये सब कुछ आपका यथार्थवाचक संज्ञा में जाता है। भाववाचक संज्ञा सिर्फ एक होती है जिसमें आप इमोशंस की बात करते हैं, जो अदृश्य होती है। आप कहेंगे इसकी जब भी हम बात कहेंगे अदृश्य। एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी ट्विस्ट लाया और पूछा कि संज्ञा मूल रूप से कितनी है, तो कभी भी 3, 5 नहीं लगाना है। आपको लगाना है मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 संज्ञा होती है, एक होती है दृश्यात्मक और एक होती है अदृश्य। ठीक है, आगे बढ़िए। अब अगला जो संज्ञा के भेद पूछे जाता है वो पूछा जाता है प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी थी। तो देखो पहले है ना, संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे कि हमारा व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक है, भाव है, समुदाय है जिसे आप समूहवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक जिसे आप पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये प्राचीन हिंदी के अनुसार थी। लेकिन याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी की जब बात आएगी तो आधुनिक हिंदी में सिर्फ 3 मानी गई है। कितनी मानी है? सिर्फ एक। 3 जो है इसमें आता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये 3 मानी गई है आधुनिक। यानी इस समय आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 3। कुल कितने भेद हैं? 5। मूल रूप से कितने हैं? 2। इसको ध्यान दीजिएगा। इसी जातिवाचक में ही आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी इसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि समूह और द्रव्य को आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी में लिखेंगे। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप इसी प्रकार से नोट्स भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब इनके एक एक भेद को जानने की कोशिश करते हैं। जब भी व्यक्तिवाचक की बात आती है, व्यक्ति विशेष, हमने कहा कि उस जैसा कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करते हो या फिर मैं कहूं यहाँ पर आप किसी विशेष इंसान की बात करते हो। जैसे मैंने कहा भाई जया मैम, अब भाई मैं अकेली ही हूं ना, ऐसा तो नहीं हर गली में आपकी जया मैम है, नहीं मैं अकेली होगी, बोलो हाँ ये ना। तो जब भी आप कहते हैं कोई व्यक्ति विशेष, जैसे आप कहते हैं ना हमारी वाली अलग है या फिर आपकी वाली एक विशेष है, हजारों लड़कियां हैं लेकिन आपकी वाली एक अलग हो जाएगी। इसी तरीके से बात को ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप किसी साधारण की नहीं विशेष व्यक्ति की बात, विशेष स्थान की बात या विशेष वस्तु की बात करते हो तो वो क्या जाता है, वो सब कुछ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, देखो बहुत आराम से पढ़ना, लोड लेके तो पढ़ना ही नहीं है। अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति है, मैंने कहा राम, श्याम, मोहन, ये तो व्यक्ति है ना, कोई एक है। अब ऐसा नहीं कि राम नाम का व्यक्ति और कहीं नहीं हो सकता, लेकिन आप 100 बच्चे बैठे हैं तो आप किसी एक बच्चे की बात करो कि राम को बुलाया है मैंने, तो आपने नाम लिया, तो आपने विशेषता एक की बात की। देश की मैं बात करूं, भारत है, चीन है, भूटान है। अब ऐसा है क्या कि भारत आपके पड़ोस में भी एक है? नहीं है, एक ही है ना। ठीक है, महीना जनवरी, चैत्र, ये सब भी व्यक्ति में जाता है। पर्वत है, हिमालय, आपने पर्वत की बात की तो बहुत सारे आ गए। ठीक है, पर आपने कहा हिमालय पर्वत, तो वो तो एक ही है। ओके, महासागर की अगर आप बात करो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आप किसी ग्रंथ की बात करते हैं, मैंने कहा रामचरितमानस, तो मुझे बताइए क्या रामचरितमानस 100 हैं? आप कहोगे नहीं, रामचरितमानस हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए आपका
ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी पर्टिकुलर, किसी विशेषता की बात कर रहे हैं, किसी एक खास की बात कर रहे हो, जब भी खास आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक पे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा भेद है, जाति। आज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हम कहते हैं ना हमेशा किसी जाति का बोध करते हैं। जैसे आपने मर्द कहा या फिर आपने लड़का कहा, मर्द कहा, तो वो संसार, दुनिया जहान में जितने आदमी हैं वो सब एक ही बात आ जाए, यानी सबको इंक्लूड करा आपने। ठीक है, अगर आप ताला कह रहे हो तो दुनिया जहान संसार में जितने भी ताले हैं वो सब आपने एक साथ कह दिया। आपने कहा कार, यानी आपने किसी कार का नाम नहीं लिया, आपने BMW नहीं कहा, आपने मर्सिडीज नहीं कहा, आपने डिफेंडर नहीं कहा, ये सारी चीजें नहीं की। ठीक है, आपने सिर्फ कहा कार। ठीक है, सिर्फ कार कहा, तो वो जाति, यानी कि रैंडम बहुत सारी में से आप पूरी उसकी जाति का बोध कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं वस्तु में कार है, मोबाइल है, टीवी है, पुस्तक है, जब पूरी जाति का ही बोध हो जाए वही तुम्हारा क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। स्थान की, जैसे आपने कह दिया पहाड़, हिमालय कह दे तो वो व्यक्ति होता है, लेकिन सिर्फ आपने पहाड़ का, आपने कहा तालाब, आपने कहा गांव, शहर, तो ये सब जाति है। ठीक है, प्राणी में आपने कह दिया पुरुष है, स्त्री है, गाय है, शेर है इत्यादि, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, जाति। सेना है, सभा है, कक्षा है, झुंड है, लकड़ी का गट्ठा, गेहूं का ढेर, ये सब इसी में जाएगा, इसी में जाएगा। तीसरे भेद पे आइए, तीसरा होता है द्रव्यवाचक। क्या होता है, द्रव्यवाचक। द्रव्य में याद रखिए जितनी लिक्विड चीजें आती हैं वो सब कुछ जाती हैं, और जो सॉलिड होता है वो सब कुछ भी जाता है। जैसे आप कहते हैं ना गहने, सोना, चांदी, तांबा, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब कुछ आपके द्रव्यवाचक में जाता है। याद रखेंगे कि कोई भी जो आपका पदार्थ होता है, धातु है, या ये सब द्रव्य को दर्शाते हैं। जैसे तेल, पानी, दूध, घी, लोहा, सोना, तांबा, ये सब कुछ क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ तक चीजें समझ आई। आगे चलिए समझिए, समुदायवाचक, यानी कि पूरे ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्रुप की। जब भी एक जाति के संपूर्ण समूह, अब देखो जाति की बात, जाति के ग्रुप की बात हो रही है, जाति के ग्रुप की बात की जा रही है, समुदाय का बोध हो, वही क्या कह रहा है, समूहवाचक, या फिर आप कह सकते हैं समुदायवाचक। ठीक है, जैसे आपने कहा सेना, सेना सैनिकों का संगठित समूह हो गया, सेना इसी में आ जाएगा। पुस्तकालय, पुस्तकालयों का संग्रह, यानी कि पूरे ग्रुप की बात करी आपने कहा आयोग, हमेशा कई सदस्यों से मिलकर के ही बनता है ना आयोग, कई सदस्यों से बनकर मिली हुई संस्था जो होती है वही क्या होता है, आपका समुदाय या समूहवाचक होता है। ठीक है, परिवार की मैं बात करूं, एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का समूह। परिवार कभी भी एक नहीं हो सकता, ये पूरा ग्रुप होता है, समूह होता है। वो एक मूवी थी ना जिसमें कहते हैं कि इसमें कितने लोग हैं, तो कहते हैं 250 लोग हैं, तो कहते हैं अरे इसको परिवार क्यों कहते हो, इसको घर क्यों कहते हो, इसको एक जिला घोषित कर दो ना, है ना, एक मूवी थी ना। ठीक है, तो वही है, परिवार में एक साथ रहने वाले व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, परिवार एक समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसके बढ़ते हैं हमारे पांचवें भेद की तरफ, या मैं कहूं आखिरी भेद पे, आज का जो आखिरी हमारा संज्ञा का भेद होता है। ओके, अब समझिए, जो भी भाववाचक, सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका भाववाचक संज्ञा जो होता है वो सदैव अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है, यानी आप देख नहीं सकते। जैसे मैं अचानक से आप पे गुस्सा करूं, हट बट पढ़ते नहीं हो, जब देखो शैतानी करते हो, तो जब मैंने इस तरीके से कहा, या जब मम्मी आप पे गुस्सा कर रही हैं, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर पता नहीं किससे बात करता रहता है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये गुस्सा है। अब आप कहोगे मैम हम तो मम्मी को देख लेते हैं, मम्मी गुस्सा कर रही हैं। आपने अभी गुस्सा किया, आपने हमको डांटा, हमने तो देखा पकड़े गए, नहीं 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 नहीं, ना ना ना, आपने मुझे देखा, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे फेस देख रहे हो, मेरे अंदर जो इमोशंस है, जो मेरे अंदर हो सकता है ना कि मैं अभी आई हूं, किसी को चाटा पाटा मार के आई हूं, किसी को रुला के अच्छा हंसा आई हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे, या फिर मैं हो सकता है कि 2 घंटे में आंसू बहा करके तुम्हारी क्लास में ऐसे मुंह एकदम चमका के फाउंडेशन लगा के आ गई तुम्हारी क्लास में कि हाँ बच्चों बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी, नहीं है ना, तो आप कहोगे कि मैम तो बहुत खुश हैं। हो सकता है ना कि मैम अभी 2 घंटे रो के आई हैं और मैम को अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से मैम रो रही हैं, लेकिन तुम्हारे सामने कह रही है और बच्चे क्या हाल चाल है बताइए क्या है ना, तो आप कहेंगे कि जब भी इमोशंस की बात आती है वो अदृश्य होता है, हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं, हम कभी देख नहीं सकते। आप मेरे हाव भाव देख पाओगे, आप मेरे जो मैं
एक्सप्रेशंस दे रही हूँ। आप मेरे एक्सप्रेशन देख पाओगे, लेकिन आप कभी भी मेरी भावना देख नहीं सकते। भावनाओं को महसूस किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो होता है अदृश्यवाचक होता है, ठीक है। जैसे बुढ़ापा आप देख नहीं सकते, आप किसी व्यक्ति को झुका हुआ देख रहे हो, उसकी झुर्रियां देख रहे हो, आप उसके बुढ़ापे को नहीं देख सकते। आप देखेंगे कुछ 30 साल के लोग होते हैं इतने बुढ़ापे, मतलब ऐसे कि है कमर दर्द हो रही है, घुटना दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है ना, ठीक है। तो ये एक अवस्था होती है, आप इसे देख नहीं सकते। बचपन भी अवस्था है, आप देख नहीं सकते। आपने देखा होगा 25 साल का व्यक्ति जो होता है वो इमेच्योर होता है, लेकिन आपने देखा होगा 12 साल का बच्चा जो है कितना ज्यादा समझदार हो जाता है। तो आप ये नहीं कहेंगे बचपन, ना ना ना, बचपन आपकी अवस्था है, आप उसको देख नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। क्रोध हो गया, गुस्सा, सेम चीजें होगी। मिठास, अब कोई चीज मीठी है, कड़वी है, तीखी है, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो ना। मैंने आपको ढेर सारी मिर्ची खिला दी, आप स्माइल कर रहे हो, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, लेकिन असलियत में आपको मिर्ची लग रही है। तो मैं तो आपकी स्माइल ही देख रही हूँ ना, कह रहे नहीं लग रही इस इंसान को मिर्ची, है ना। तो आप कहोगे अदृश्य होता है। हर्ष, खुशी, यौवन, मोटापा, ये सब कुछ क्या होता है, भावनाएं होती है, ठीक है। तो ये है आपके कुछ भेद जो कि अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछता है, यानी कि कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही सर्वनाम होता है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसको बहुत आसान तरीके से समझते हो। जैसे आपने कहा, जैसे मैं अगर किसी भी एग्जांपल लूं, किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लूं कि लक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है और लक्ष्मी अपनी क्लास की टॉपर है और वो बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलती हैं। तो मैं बार बार अगर मैं कहूँ लक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है, लक्ष्मी अपनी क्लास की टॉपर है और लक्ष्मी बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हैं, तो मैं बार बार एक ही नाम ले रही हूँ। तो यानी कि इसको इजी बनाने के लिए सर्वनाम का यूज करा जाने लगा। संज्ञा की जगह पर, यानी लक्ष्मी की जगह पर हम, यह है, वह है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम है, हम है, आप है, उसका ये सब कुछ सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं, मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं जया लिखना पसंद करती है भी कह सकती थी, पर मैंने कहा मैं लिखना पसंद करती हूँ, मतलब मैं हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। इसी की तरह अगर मैं कहूँ मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो मुझे की जगह मैं कोई नाम भी कह सकती थी, ठीक है। तो मुझे क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़िए, वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी, आपने कहा वह जाएगी, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वह हमारा हो जाता है सर्वनाम। उसने मुझे फोन किया था, उसने क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, उसने क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर्वनाम हो जाएगा। आगे, मेरे पास एक बुक है, ये भी हमारा सर्वनाम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण संज्ञा के भेद पे आ जाइए। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः आपके 6 ही भेद होते हैं, इसके अंतर्गत भी आपके कुछ भेद होते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भेद के साथ। पहला भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कहोगे निश्चय, निश्चय का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को लेकर के 100% श्योर हो, आप कंफर्म हो। दरवाजे पे कौन आया है, आपको पता है कि बबली बुआ है, चिंटू मौसी है, चिंटू भैया है, ठीक है। तो आपको जब पता है, आप निश्चित, आप कंफर्म है कि आखिर कौन आया है दरवाजे पे, दरवाजे पे बेल बजी, आप बिल्कुल पता है कि हाँ भाई ये वही है। तो जब आप कंफर्म हैं, या फिर आप जैसे कह देते हैं, आपने कहा ये मेरी पेंसिल है, आप एकदम कंफर्म हो कि भाई ये जो पेंसिल है वो मेरी ही है। जैसे आप कभी कभी आप श्योर होते ना कि वो तो मेरी ही है, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं भाई वो आपकी नहीं थी, ठीक है। तो यह मेरी पेंसिल है, यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है। तो जब आप बिल्कुल कंफर्म हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसी के साथ जैसे आप कहते हैं यह, वह, ये, वे, ये सभी कुछ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक में आ जाता है। अगर मैं अनिश्चय की बात करती हूँ, अनिश्चय का मतलब होता है जब आप निश्चित नहीं है, जब आप कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि दरवाजे पे कोई आया है, जब आप कहते हैं कोई कुछ इस प्रकार की चीजें कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कोई तो है जो मुझे देख रहा है, या आप कहते हो कुछ लोग खुशी से नाच रहे थे, आपने कह दिया सभी बच्चे स्कूल जा रहे थे, बहुत लोग यहाँ जमा हो गए, थोड़ा मुझे थोड़ा पानी दे दो, यानी कि कोई कुछ, अभी, सभी, बहुत थोड़ा, ये सभी क्या है, अनिश्चित है। सभी में आपको नहीं पता कि आप कितनी की बात कर रहे हो, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक की बात हो रही है। ओके, जब आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो कि कितने लोग थे, कौन था, कोई था, कुछ लाए हैं, क्या लाए हैं पता नहीं, बहुत, कितना पता नहीं, ठीक है, थोड़ा मालूम नहीं, कितना, ठीक है। तो जब भी आप अनिश्चित होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में सीधा सा तात्पर्य होता है जब आप सवाल पूछते हो, कोई, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किसको, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपके, सभी प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे तुमने कहा तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, इस प्रकार के जो ये सारे शब्द होते हैं, जब आप कहते हैं कौन, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहां कौन गिरा था, यहाँ क्या रखा है, ठीक है। जैसे बेल बजी, माता जी ने कहा, मम्मी ने कहा बेटा देखो जरा कौन है, तो आपने कहा कोई आया है, तो वो अनिश्चय था। मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो मम्मी प्रश्न कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है हमारा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़िए निजवाचक में। निजवाचक की बात, निज समझते हैं क्या होता है, निज हम कहते हैं प्राइवेट, क्या कहते हैं, प्राइवेट, हम कहते हैं ना निजवाचक, निजी मामला है, ये हमारी प्राइवेट लाइफ है, आप कृपया करके इस लाइफ से, हमारे उससे दूर रहे, ठीक है। तो जब भी याद रखना कि जब भी आप इसको समझने की, या मैं कहूँ पहचानने की जो ट्रिक है वो बहुत आसान सी है, वो यही है कि जब आप खुद की बात करते हो, जब आप खुद के बारे में बात करते हो, आप खुद, मैं, स्वयं, स्वतः, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं स्वयं कर लूंगी, मैं स्वतः कर लूंगी, मैं, आप, खुद, इस प्रकार के जहां जहां शब्द आपको देखने को मिलेंगे, आप क्या लगाएंगे, निजवाचक सर्वनाम वहां पर आपको लगाना होता है। जैसे आपने कहा मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, वह स्वयं स्कूटी से चली जाती है, तो जब आपने ये कहा कि मैं अकेला ही कर लूंगा, आपने कहा वह स्वयं चली जाएगी, मैं स्वतः कर लूंगा, तो ये सब निजता को प्रदर्शित करता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ हो जाता है, ठीक है। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संबंध। संबंध का मतलब होता है जब भी दो वाक्यों का आपस में रिलेशन आप दिखाते हो, रिलेशन, जैसे आप कहते हैं ना कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, सीधी सी बात है। जैसे को तैसा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करोगे वही भरोगे, तो इस प्रकार की जो चीजें आप कहते हैं, जो, वो, जैसा तैसा, जो, सो, ये सब एक दूसरे के बीच रिलेशन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जैसे आपने कहा तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, इसका रिलेशन इसके साथ दिखा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिखा रहा है। तो तुमने जो कार मांगी थी वह यही कार है, ठीक है। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अगला, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सब कुछ आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और एग्जामिनर ये पूछता भी है, तो इस बात को ध्यान देना है कि कहाँ पर आपका संबंधवाचक है। जैसे आप जो है, सो है, जिसने है, उसने है, जहां है वहां, ये सारे जब भी शब्द देखोगे तो ये सब संबंधवाचक को प्रदर्शित करता है, राइट। आगे बढ़िए। अगला आ जाता है पुरुषवाचक, और मैं कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में हमारे तीन पुरुष होते हैं, तीन होते हैं। एक देखो, एक बात बताओ, मैं सिंपल आपको एक डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो एक बात बताइए, कोई भी तीन इंसान ही होता है ना, कोई भी बात होती है वो तीन की ही होती है। ये बात आप मुझसे शायद अग्री करें कि तीन इंसान की बात होती है। ये पहली है, ठीक है, ये दूसरी है, ये तीसरे हैं। समझिए, ये है चिंकी, ये है मिंकी, और ये है रिंकी। ये तीन सहेलियां, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमेशा तीन सहेलियों में जब बात होती है, समझो ये इसकी इतनी ज्यादा खास सहेली नहीं है। अब ये है कौन है, ये समझिए कि ये है प्रथम पुरुष। पुरुषवाचक में आपके तीन होते हैं। प्रथम होता है जिसे आप उत्तम कह देते हो, मध्यम होता है और अन्य होता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, ओके, समझिएगा। ये होगी प्रथम, ये हो गई मध्यम, समझ लो बीच में है तो ये होगी मध्यम, और ये हो गई अन्य, यानी कि तीसरी इनकी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा कि पार्टी हुई, रिंकी आई है ब्लू कलर की ड्रेस पहन के और रेड कलर की एकदम चटक सी एकदम लिपस्टिक लगा करके। अब पार्टी में जैसे ही रिंकी की एंट्री हुई, चिंकी और मिंकी आपस में बतिया रही थी दोनों दोस्त से कि हाँ मतलब गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब जैसे ही रिंकी की एंट्री होती है, ये दोनों दोस्त आपस में क्या शुरू करती हैं, आपस में बातें शुरू कर देती है। चिंकी कहती है कि भाई उसको, रिंकी को देखो जरा, उसके साथ ये जो ब्लू कलर की ड्रेस में रेड लिपस्टिक पहनी वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है ना। तो आपने इसने क्या किया, वक्ता यानी कि चुगली करनी शुरू की। ये थी भैया वक्ता। सुनी किसने बात, एक कोई बोलता है तो दूसरा सुनता है ना। जैसे मैं वक्ता हूं तो आप श्रोता हैं, ठीक है। तो मध्यम यानी बीच में कौन फंसा भैया, श्रोता कौन हुई आपकी, श्रोता हुई मिंकी। तो याद रखिएगा कि जब इसकी बुराई कर रही है ये
ये कह रही है कि उस पर रेड लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, कह रही है हाँ बहन तुम सही कह रही हो, ठीक है। और ये इस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, मस्त पार्टी में अपने गोलगप्पे खा रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि इसके बारे में क्या बात हो रही है, इसको पता ही नहीं है कुछ, ये मस्त गोलगप्पे एंजॉय करे। तो याद रखना, आप कहते हैं जब भी बात आती है इनकी तो ये होते हैं तीन, एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, एक होता है मध्य और एक होता है हमारा अन्य पुरुष, यानी कि तीन पुरुष होते हैं। जिसे उदाहरण जैसे मुझे पता था कि कल तुम घर आओगी, आपने कहा मुझे क्या हो गया यहाँ पे, मुझे क्या हुआ आपका, ये हुआ उत्तम पुरुष। तुम आओगी, किसकी बात हो रही है, मध्यम की बात हो रही है, किसी अन्य की बात ही नहीं हो रही, तीसरे की बात नहीं हो रही। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होते, तीन होते हैं इसमें। तीनों को आप समझें, अगर उत्तम में क्या होता है, मैं खाना खा रहा हूँ, हम खेलने जा रहे हैं, मैं है, हम है, ये सारी चीजें आपकी उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष में आती है। मध्यम की बात करते हैं तो हम हमेशा तुम को कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप कैसे हैं, इस प्रकार की चीज, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जब भी आप तुम्हारा, तुम, आप, आपका, इस प्रकार की बातें कहते हैं तो ये सब आपका मध्यम पुरुष होता है। अगला आता है अन्य पुरुष। अन्य में जब आप किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हो जो कहीं ना कहीं वहां पर उस समय है ही नहीं, ठीक है, कि वह गाना गा रहा था, वह कहाँ गया है, वह क्या कर रहा है, उसको तुमने बताया था कि नहीं, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो होती हैं अन्य पुरुष में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा सर्वनाम को। ओके, आखिर क्रिया होता क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं, अगर मैं कुछ भी काम करते हो ना, कुछ भी काम, उठ रहे हो, सो रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, सोना भी होता है क्रिया। अगर मम्मी आपसे कहे सोता रहता है, दिन भर पढ़ता लिखता नहीं है, कोई काम नहीं करता, कहना मम्मी सोना भी काम होता है, क्रिया होती है, ठीक है। ओके, हाँ, वैसे ये मजाक कर रही हूँ, सच में मत कह देना, नहीं तुम्हारे साथ मेरी पिटाई हो जानी है, ठीक है, समझिएगा। अब क्रिया के उदाहरण की जैसे मैं बात करूं, आपने कहा अमन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी। लड़की भाग रही है, ये भी क्रिया होती है। माँ कपड़े सुखा रही है, ये भी क्रिया होती है। सूरज चमक रहा है, ये भी क्रिया है। सूरज क्या कर रहा है, कोई तो काम कर रहा है ना, चमकने का काम कर रहा है, तो ये भी आपका क्रिया ही होता है। क्रिया के भेद से जो सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रिया क्या है ये तो आपको पता है, ठीक है। क्रिया के भेद की जब बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है आपका संरचना के आधार पर, ठीक है, दो भेद हो जाते हैं। जैसे कर्म की जब बात आती है, कर्म में भी आपके दो भेद होते हैं, एक होता है आपका सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होती है इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये टेबल याद रखना है कि सकर्मक में भी आपके फिर दो क्रियाएं होती हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक, यानी जहां एक कर्म हो, जहां दो कर्म, ठीक है। संरचना के आधार पर समझिए, इसकी होती है मुख्यतः आपके पांच भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, पांच भेद होते हैं। एक का नाम है प्रेरणार्थक, एक का क्या नाम है, प्रेरणार्थक है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, कृदंत क्रिया है और पूर्वकालिक क्रिया है। ये पांच क्रियाएं हैं जहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। ओके, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सकर्मक से शुरुआत करते हैं। सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया होती क्या है। अकर्मक की जब बात आएगी तो याद रखिएगा कि जब भी आप कहते हैं कि जिसमें कर्म की आवश्यकता हमें नहीं होती है, आई होप आपको ये पता होगा कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, ठीक है। आपने कहा जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कर्म आपका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहेगा, ठीक है, इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वही क्या हो जाता है आपका अकर्मक हो जाता है। जैसे याद रखिएगा, जैसे आप कहते हो उड़ना, या मैं उदाहरण करूं पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या हो जाएगा, करता है क्या, बताइए, पक्षी करता है, उड़ना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। बच्चा कूदता है, बच्चा क्या है, करता, कौन कार्य कर रहा है, बच्चा कर रहा है ना, तो जो कार्य कर रहा है वो कर्ता होता है, और जिसका कर्ता का जो कार्य करा गया है, जिसमें प्रभाव पड़ा है, वो आपका कर्म होता है। और आप देख सकते हो यहाँ आपका कहीं पर भी कर्म नहीं होता, यानी अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि क्या हमारे अकर्मक में कर्म की जरूरत होती है, उसके बिना क्या काम नहीं चलेगा, तो आप कहेंगे नहीं, कर्म में हमें जरूरी नहीं है, अकर्मक में जरूरी नहीं है कि कर्म होना ही चाहिए, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। जैसे आपने कहा बच्चा कूदता है, तो मैंने कहा बच्चा करता है आपका, और कूदना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ठीक है। वह सो रहा है, वह सो रहा है, सोना क्या है, क्रिया है, आगे क्या हो जाएगा आपका कर्ता हो जाएगा। वह दौड़ रहा है, सेम चीजें हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कहते हो ना उड़ना है, कूदना है, सोना है, रोना है, जागना, डरना, नाचना, बैठना, उछलना, नहाना, सजना, तैरना, दौड़ना, जाना, ये सब कुछ आपके अकर्मक होते हैं,
क्या मैम इसे याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक से आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ट्रिक बताने से पहले आपको मुझे सकर्मक क्रिया समझानी पड़ेगी। तो चलिए सकर्मक की तरफ चलते हैं। सकर्मक में ध्यान दीजिए, सकर्म यानी कि कर्म होना कंपलसरी है, मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो कर्म यहां रहेगा। जैसे आपने कहा जिस क्रिया का प्रभाव किसी कार्य कर्म पर पड़ता है, यानी इसका प्रभाव ही किसी कर्म पर पड़ेगा, तो वही क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने कहा राम खाना खाता है, राम क्या था? करता था, खाना खा क्या रहा है? क्रिया हो जाएगी, खाना क्या हो जाएगा? क्रिया। ये जो खाना है ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाता है। क्या हो रहा है? खाना खाता है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। आपने कहा वह गीत गाता है, वह करता था, गाता है क्रिया है, गीत क्या हो जाएगा? आपका कर्म हो जाता है, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, तो जब आपने कहा बच्चे खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो खेल आपका क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाता है, सॉरी कर्म हो जाता है, ठीक है। और बच्चे क्या हो जाएंगे? कर्ता हो जाएंगे, क्योंकि कार्य करा तो इनके द्वारा जा रहा है ना, ठीक है। याद रखिएगा। तो एक ट्रिक, जैसे आपने कहा खाना है, गाना है, पकाना है, सोना है, दौड़ना है, खेलना है, धोना है, बनाना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना, ठीक है। सोना नहीं होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे एक थोड़ा करेक्शन है, इसको हटा दीजिएगा, ओके। चलिए अब समझिएगा, अगर मैंने ये कहा आपको, अब सबसे बड़ा सवाल है कि मैम हम क्या ये सब रटते फिरेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो ट्रिक क्या है समझने की। जब आपके पास एक अकर्मक है और एक आपके पास अकर्मक और एक सकर्मक है, एक सकर्मक है, सकर्मक में हमेशा क्रिया से पहले क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्या किसे। जब आपने क्या लगा दिया उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो जाता है। एग्जाम्पल समझिए, आपने कहा राम खाना खाता है, मैंने कहा क्या खाता है? आपने कहा मैम खाना खाता है, मैंने कहा अच्छा ओके। आपने कहा वह गीत गाता है, गाना क्या है? गाना आपकी क्रिया है, बोलो हाँ या ना। ये तो कर्म था ना, और ये करता था, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। तो आप कहोगे ये करता था, ये कर्म है, और ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? क्रिया है, ठीक है। मैंने कहा क्रिया से पहले जब आप क्या क्वेश्चन करेंगे और जब आपको आंसर मिले तो आप सकर्मक लगाओगे। जैसे वह गीत गाता है, क्या गाता है? गीत गाता है। आपने कहा बच्चे खेल खेलते हैं, मैंने कहा क्या खेलते हैं? आपने कहा खेल खेलते हैं, मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन अकर्मक की जब बात आएगी, अकर्मक में आपको किसी प्रकार का आंसर नहीं मिलता। बच्चा कूदता है, क्या कूदता है? क्या पता, मैंने ये थोड़ी कहा कौन कूद रहा है, आप कहोगे बच्चा कूदता है, नहीं, मैंने कहा क्या कूदता है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। पक्षी उड़ता है, क्या उड़ता है? आप कहोगे मैम पक्षी उड़ता है। तो एक बात बताइएगा, पक्षी आप क्या उड़ता है नहीं, आप कहोगे कौन उड़ता है, तब होगा पक्षी उड़ता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम हमें तो इसमें आंसर मिल रहा है, आपने कहा क्या लगाना है, हमने लगाया, हमें आंसर मिल गया, नहीं। आप प्राणी में नहीं, प्राणी में तो आप किसको बोलोगे ना, ये कौन बोलोगे, आप क्या नहीं बोलते, क्या तो सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स में बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो आपका ये था अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई। अब जब बात आती है किसकी? क्रिया के भेद की, ठीक है। क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया क्रिया के हमारे 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5, जिसमें से एक आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब क्या होता है समझते हैं? पूर्व यानी कि भाई जो क्या पूर्व, पहले, यानी कि एक क्रिया खत्म होगी और दूसरी शुरू हो जाएगी। वह क्रिया जो एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया के पूर्व घटती है, यानी कि एक क्रिया खत्म करके आपने दूसरी शुरू कर दी। वह घर आया और सो गया, वह घर आके सो गया, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर चाय पीने गया। तो खाना खाया पहले ही वाली क्रिया की, चाय पीने गया दूसरी क्रिया हो गई। तो आप कहेंगे पूर्वकालिक, यानी एक काम खत्म करके, एक खत्म करके दूसरा शुरू, ठीक है, दूसरा शुरू हो जाता है, तो वही पूर्वकालिक। जैसे आपने कहा श्याम भोजन करके सो गया, पहला भोजन करा दूसरा सो गया। हरीश पढ़कर चला गया, चला गया दूसरी क्रिया है, पढ़कर, पढ़ना पहला है पहली क्रिया। खाकर सो गया, खाना पहली क्रिया थी, सोना आपकी दूसरी क्रिया हो जाती है, ठीक है। यानी कि सारी हमारी पहली क्रिया हो जाएगी, ये पहली क्रिया, दूसरी, पढ़कर चला गया दूसरी क्रिया, भोजन करके सो गया दूसरी क्रिया, ठीक है, ओके। तो ये हुई पूर्वकालिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली जो क्रिया आती है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा समझिएगा थोड़ा सा, इसको मैं अगर आपको ट्रिक से बताने की अगर ट्राई करूं, तो प्रेरणा यानी आप जब किसी को मोटिवेट करते हैं, है ना, क्या रे तुम तो कर लोगे, ये वो, है ना। तो जब समझिए प्रेरणार्थक है, जब आप किसी से काम करवा रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, जब आपने किसी से काम करवाया, आप किसी को मोटिवेट करके सब करा लेते हो ना, भाई को एकदम से चने की झाड़ पे चढ़ा दो, है ना, कि अरे तू तो मेरा बहुत अच्छा भाई है, तुझे तो मैं मोमोज खिलाऊंगी, ऐसे करते करते मोटिवेट करते करते उसको ऐसे प्रेरणा देते देते आप उससे सारा काम करा लेते हो। तो याद रखना, जब आप किसी से काम कराते हैं तो प्रेरणार्थक क्रिया जाता है। जैसे नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, क्या कराया, माली ने मालिक से पौधों को पानी दिलवाया, अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। जब आप दिलवाया, करवाया, कराई, इस प्रकार से करते हैं बात कि जब कोई अन्य व्यक्ति किसी और से काम कराएगा, कोई, ये पहला इंसान है, ये दूसरा है, जब ये इंसान इससे काम कराएगा, खुद नहीं करेगा, ये इससे कराएगा, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर होगी। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाता है, जैसे समझिए मैं कहूँ कि मैंने तुमसे ये पढ़वाया, ठीक है, आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। अगले पे आइए, अगला जो क्रिया का भेद है हमारा तीसरा, वो है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी संज्ञा और सर्वनाम के साथ विशेषण के साथ जुड़कर क्रिया बनती है। संज्ञा सर्वनाम आप इस बात से जानते हैं, ठीक है, विशेषण भी थोड़ा पता ही आपको है ना क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो भी कर दिया, वो वीडियोस भी आप जाके वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, देख सकते हैं। ठीक है, जब आपने कहा संज्ञा, मुझे बताइए लाठी, लाठी आपने कहा संज्ञा, मैंने कहा लठियाना, मैंने कहा हथियाना, मैंने कहा बतियाना, या मैं कहूँ गरियाना, गरियाना समझते हो, किसी को गाली देना, है ना। ओके, तो गरियाना, ये सब शब्द हैं क्या, क्या ये कोई क्रिया हो रही है, लेकिन ये बनी कहाँ से है, क्रिया ये है तो बनी कहाँ से है, तो आप कहोगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेगी। लाठी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट है, और संज्ञा हम नाउन में यही पढ़ते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो वो वस्तु है लाठी, तो लाठी यानी संज्ञा से आपने क्या, लठियाना, यानी किसी को एकदम डंडे लगा दिए, किसी को होता है ना, ठीक है, लठियाना आपका क्या हो जाएगा संज्ञा में, हाथ से हथियाना हो जाएगा, बात से बतियाना हो जाएगा। इसी प्रकार से जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिल करके क्रिया बनेगी तो वो आपका नाम बोधक या नाम धातु में जाती है, राइट। अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत का यानी कि वे शब्द जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता, सब कुछ आपकी नहीं होगी, जहां जहां आपको दिखे ना कृदंत प्रत्यय, यानी कि जब कृदंत क्रिया की बात आती है, जब आप प्रत्यय पढ़ते हो तो उसमें भी एक भेद आता है। तो जब आप कहते हैं कृदंत क्रिया, यानी जहां पर भी आपको ना दिख जाए, क्या दिखोगे, ना, तो समझ जाना कि वहां क्या है, कृदंत नहीं है। जैसे आपने कहा खेलेगा, जाएगा, चलेगा, खेले, इस प्रकार के शब्द में देखो ना अंत नहीं हो रहा, ना से जब भी शब्द खत्म होगा तो नहीं होना चाहिए। कृदंत क्रिया में कभी भी ना से शब्द नहीं खत्म होना चाहिए। जैसे आपने कहा लठियाना, क्या ये कृदंत क्रिया है, नहीं है, क्योंकि इसमें ना से खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके, आप कहोगे प्रत्यय नहीं होता, खेलेगा, खेलता, चल का चलेगा, चलेगी, चले, चलाता, आप ये हो सकता है, लेकिन ना से कभी भी इसका एंड नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। तो ये थे आपके 4 भेद। 5वें भेद की अगर मैं बात करूं आपसे, 5वां भेद हो जाता है हमारा, और आखिरी भेद वो है संयुक्त क्रिया। ये थोड़ा सा पूर्वकालिक की तरह है, ठीक है, जब एक क्रिया खत्म होगी दूसरी शुरू हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने की कोशिश करिए। पूर्वकालिक क्रिया में जब किसी कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद प्रयोग हो, एक ही काम के लिए बहुत ज्यादा क्रिया, एक से अधिक क्रिया का पद का प्रयोग होता है। जैसे आप कहते हो ना कि वह मुझे मार डालेगी, क्या 2 क्रिया आ रही है, बिल्कुल। पहला देखो, पहला क्रिया है मारना, दूसरी क्रिया है डालना, डालना वो भी क्रिया होती है। आपने कहा राम श्याम को ले जाएगा, जाना भी, जाएगा भी एक क्रिया है, ले भी एक क्रिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है, करना भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है। तो जब भी आपको देखिए एक ही वाक्य में 2 क्रियाएं दिख रही हैं तो वो आपकी क्या हो जाती है, वो होती है आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और ये था हमारा आज का टॉपिक। जैसे आप कहते हैं मैंने नाश्ता कर लिया है, चल श्याम मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूंगा, तुझे मार डालूंगी, मार डालना दोनों ही क्रिया हो जाती है। जब एक वाक्य में 2 क्रिया आएंगी वो हमारा संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे आजकल इन्हीं क्रियाओं से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, अकर्मक सकर्मक से बहुत कम क्वेश्चन करने लगा है। ओके, तो करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कारक होता क्या है, या फिर मैं कहूँ कारक के और भी नाम है। जैसे आप लोग के होते हैं ना निकनेम्स होते हैं, है ना, घर पे कोई और भी नाम होते हैं, 2-3 नामों से बुलाया जाता है, वैसे ही कारक के और नाम है जिसका नाम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका एक नाम होता है परसर्ग। क्या कहते हैं आप इसे,
परसर्ग कहते हैं या फिर आप इसको विभक्ति भी कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर कारक की जगह परसर्ग लिख दे और सवाल पूछे या विभक्ति से सवाल पूछे तो बिल्कुल भी गलत मत करिएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि मैम आखिर कारक होता क्या है या फिर इसका यूज कहाँ होता है, समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखो, जब भी बात आती है ना संज्ञा और सर्वनाम, आपको पता है संज्ञा क्या है, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना। सर्वनाम जब हम संज्ञा की जगह पर जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यह वह मैं तुम आप, राइट। तो जब भी इन दोनों का रिलेशन तुम क्रिया के साथ दिखाना चाहते हो ना, वहां तुम कारक का ही यूज करते हो। नहीं समझ आया, समझो अब आएगा। आपने कहा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका जब रिलेशन समझ आता है वही हमारा कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। आप मुझे बताइए जरा कि आखिर इसमें संज्ञा क्या है। आप कहेंगे राम हमारा संज्ञा है, बिल्कुल है श्री राम। रावण क्या है, बिल्कुल संज्ञा हो जाएगा, हाँ या ना। बाण क्या है, ये भी संज्ञा हो जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मारना जो है ये किससे बना है, क्रिया से बना है, ये है हमारी क्रिया। ओके, ठीक है, इतनी चीज समझ आए। अब मेरा सवाल है आपसे, ने, को, से, ये तीनों चीज क्या है। अगर हमारे बाकी सब संज्ञा है और क्रिया है तो मेरा सवाल है लेकिन ये सब क्या है, आगे कुछ तो होगा ना। तो आप कहेंगे अच्छा ओके, मतलब ये होता है हमारा कारक। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका कारक होता है। यानी देखिए, आपने संज्ञा का जो रिलेशन बताया है क्रिया के साथ, वो कौन बता रहा है, आप इसकी मदद से ही बता रहे हैं ना। अगर समझिए मैं कारक गायब कर दूं, मैंने कहा श्री राम रावण बाण मारा, इसका कोई मीनिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जब भी याद रखिएगा, कारक के यूज के बिना क्या आप वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। कारक बहुत जरूरी होता है आपके वाक्य को खत्म करने के लिए, मैं कहूँ वाक्य में संबंध दिखाने या वाक्य बनाने के लिए माफी चाहूंगी, ठीक है। तो कारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, जो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये कि मैम क्या हमारे एक ही वाक्य में 8 कारक आ सकते हैं, क्योंकि हमारे 8 कारक होते हैं, राइट। तो मैं कहूंगी हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। एक ही वाक्य में हमारे 8 कारक पॉसिबल है। एग्जामिनर ने ये चीज पूछी थी, इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि आपको मैं बताऊं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कारक की तरफ। हमारे जो 8 कारक या मैं कहूं 8 परसर्ग, 8 विभक्ति कौन सी हैं, तो याद रखिएगा कर्ता कारक होता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। ये हमारे 8 कारक होते हैं, ठीक है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर आप कह सकते हैं के द्वारा, यानी कि इसका इस्तेमाल साधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप कहते हैं ना कि वह ट्रक से गया या वह बस से गया, वह रेलगाड़ी से गया या उसके द्वारा गया, तो आप साधन यानी रिसोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। संप्रदान क्या हो जाएगा, को या फिर के लिए, जब आप कहते हैं ना मेरे मित्र के लिए लाइए, है ना, वहां हो जाता है हमारा संप्रदान। अपादान जब आप से या फिर अलगाव की बात करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक से है और यहाँ भी एक से है, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। संबंध में जब आप किसी के बीच संबंध दिखाते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण यानी में पर की बात होती है, यानी जब आप स्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्थान की। संबोधन यानी कि जब आप किसी को पुकारते हैं, ठीक है। क्रिया को पूरा करने वाला कर्ता ने, क्रिया को प्रभावित करने वाला को, क्रिया का साधन करण होता है। संप्रदान किसके लिए काम किया हो, अपादान जहां पर अलगाव हो, संबंध जहां पदों से संबंध होता है, अधिकरण क्रिया का आधार होना, संबोधन यानी किसी को पुकारना। ये क्या था, आपका लक्षण है। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे, अगर हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए यहां हम समझ जाएंगे कर्ता ने कि रावण ने, राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या है, हमारा कर्ता है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस को के बीच आप इनमें अंतर कैसे कर सकते हैं। इसको अगर मैं इरेज कर दूं तो आप मुझे बताइएगा कि आप इसमें अंतर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ ये हुई थी, यहाँ पे के लिए लिखा हुआ था, ठीक है, जहां यहां आपका से आना चाहिए। ओके, यहां पे क्या आ जाएगा, आपका से आ जाएगा, ठीक है। बस 1 सेकंड का काम है, बस 2 सेकंड देना, ठीक है, डन। यहां क्या हो जाएगा, से। अब समझना कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, इस वाले से में और इस से में अंतर क्या है। तो ध्यान देना, इस से की जब आप बात करते हो ना, आप साधन की बात करते हो, रिसोर्स की, कि जो है राम किससे गया है, बस से गया है। क्या बस यहाँ आपका रिसोर्स है, क्या बस आपका माध्यम है या नहीं है, तो बिल्कुल है।
ठीक है। सेम इस वाले से की जब आप बात करते हो ना, अलगाव, जैसे आप कहते हैं ना वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिरे यानी पेड़ से जब पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे यानी वो अलग हो गए, ठीक है। तो जब आपने अलगाव की बात की, वहां सभी जगह आप देखोगे कि आपका अपादान होना चाहिए, और जब रिसोर्स की बात करते हैं तो वहां आपका करण से होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरीके से को में हमेशा बच्चों को डाउट होता है कि मैम यहाँ पर भी को है और यहाँ भी, यानी कि कर्म में भी हमारा को आता है और संप्रदान में भी आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो समझिएगा। जब आप कर्म कर्म बोलते हैं और जब आप क्या बोलते हैं, संप्रदान बोलते हैं, दोनों में अंतर ये है कि कर्म में आप कोई भी वस्तु जब देते हैं तो वो आप वापस भी लेते हैं। जैसे आपने कहा माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, ठीक है, तो आपने माता जी वापस भेजेंगी, जाहिर है ना, धोबी उसको धो करके वापस कर देगा। लेकिन अगर मैं यही कहूं माता जी ने गरीबों को दान दिया या कपड़े दिए, तो क्या अब माता जी गरीब को दान दे करके वापस ले लेंगी? नहीं, है ना। तो जब नहीं लेंगे, जब कोई वस्तु हम देते हैं परंतु हम वापस नहीं लेते कभी भी, वहां हमारा क्या जाता है, संप्रदान होता है। लेकिन जब हम कोई वस्तु दे देते हैं और फिर हम वापस लेते हैं, वहां हमारा कर्ता यानी कि यहाँ पे हमारा कर्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डाउट है से और को वाला, ये आपका क्लियर हो गया होगा। और जब भी हम किसी को पुकारते हैं तो वहां हम संबोधन लगाते हैं। अधिकरण की बात करते हैं जब हम किसी स्थान की बात करते हैं कि जो है, समझिए मैंने कहा कौवा जो है टाई पहन के पेड़ पर बैठा हुआ है, पेड़ पर बैठा है, घर में है, तो इन सब जगह पे मैंने स्थान की बात कर दी आपसे, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होता है। यानी जब भी आपको ये एग्जाम्पल दे तो आपको वहां समझना पड़ेगा कि कौन सा कारक है। उस एग्जाम्पल जो वो कारक पूछेगा उसके नीचे वो ऐसे रेखांकित कर देगा, अंडरलाइन कर देगा, उसका कारक आपको बताना होता है, ठीक है। समास देखो, सबसे पहले जानना जरूरी है कि समास है क्या, इसका यूज क्यों होता है। तो समास, ध्यान दीजिएगा, समास का सिंपल एक शब्द में अगर मैं अर्थ बताऊं आपको, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब किसी भी चीज को बहुत छोटा कर देना। जैसे आप सभी कहते हैं पुस्तकालय, पुस्तकालय कैसे बना है, पुस्तक के लिए आलय ना कह के आप सीधा कहते हैं पुस्तकालय, यानी कि आलय का अर्थ होता है घर, घर का पर्याय होता है, आप सभी इस बात से वाकिफ है। तो जब आपने कहा जो पुस्तकों के लिए घर बनाया गया है उसको क्या कहते हैं हम, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी कहते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वह कहाँ गया है, पुस्तक के लिए आलय गया है, नहीं, आप कहते हो वह पुस्तकालय गया है। यानी कि समास का अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं और जिसका कोई अपना एक अर्थ होता है, वही समास होता है। याद रखिएगा, शब्द बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और इसका सिर्फ एक ही अगर शब्द में अर्थ की बात करूं तो आप कहेंगे संक्षिप्तीकरण ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा समास कहलाता है, ठीक है। परिभाषा आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनाता है, वही हमारा समास होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, आप कहते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ना कहे कि आप सिर्फ राजा पुत्र कहे तो भी सामने वाला समझ जाता है ना। जैसे रसोई के लिए घर ना कह के आप सिंपल अगर रसोई घर कहते हो तो भी सामने वाला शख्स समझ जाता है कि आप रसोई घर की बात करें। आप रसोई के लिए घर कभी इस्तेमाल नहीं करते, आप इस्तेमाल करते हैं रसोई घर, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो रसोई के लिए घर इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, इतना बड़ी मतलब इस तरह की विस्तार रूप से बताया गया है, ये आपको समास विग्रह कहलाता है। अगर एग्जामिनर आपसे कहेगा रसोई घर का समास विग्रह करिए तो आप कहेंगे रसोई के लिए घर, हमारा इसका समास विग्रह होता है। दोनों में अंतर क्या है, विग्रह में आप चीजों को बहुत ज्यादा से बांट देते हैं और कहीं ना कहीं अच्छी विस्तार रूप से बताते हैं, और समास में संक्षिप्त कर देते हैं, एकदम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे इसके भेद की ओर कि हमारे आखिर समाज के कितने भेद हैं, ठीक है। तो समाज के भेद की जब बात आती है तो ये हमारे 6 हैं, इस बात से आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि हमारा अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि समास है। ये 6 समास हमारे होते हैं जिसको हम अभी एक एक करको अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक करके, ठीक है। यही हम अगर बात करते हैं तत्पुरुष समास जो होता है, इसी में हमारे कारक भी, कारक का लोप होता है, यानी कारक इसमें छुपे हुए होते हैं। कैसे, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कर्मधारय समास। ध्यान रखिएगा, कर्मधारय समास की जब भी बात होती है तो आप ना
उपमा देते हैं या उपमेय देते हैं, या कहीं ना कहीं आप किसकी बात कर रहे हो, किसी की विशेषता बताओगे, ठीक है, या उसका विशेष बताएंगे। जैसे आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, सिर्फ इतना रखना है, कर्म किसका अच्छा होता है उसकी विशेषता बताते हो। कर्म बताते हैं ना आप किसी की कि वह अच्छा है, वह गुणी है, वह अवगुण है, वो निर्दयी है, वो दयालु है, तो यह आप उसका गुण बता रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो, ठीक है। तो कर्म आप बता रहे, कर्म धारय, कर्म धारा में हमेशा आप या तो उपमा देते, उपमा उपमेय भी देते हैं। अगर आपने कहा कमल चरण, अगर आपने कहा कि जो चरण है कमल के समान ही सुंदर है, यानी आप उपमा भी दे रहे हो, किसी की तुलना भी कर रहे हो आपस में, तो ये क्या जाएगा, हमेशा ये कर्मधारय समास में जाता है, ठीक है। जैसे आपने कहा पीतांबर, यानी कि जो पीला है, पीला अंबर, पीतांबर यानी पीला अंबर, अंबर को क्या कहा आपने, पीला अंबर कहा, उसकी विशेषता बता दी आपने। नील कमल, नील कमल यानी नीला कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वह नीला है, तो क्या उसकी आप विशेषता बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। तो कर्मधारय में आप हमेशा क्वालिटी, उसके गुण की बात करते हो, उसकी विशेषता बताते हो, या उसके आप बताते हैं कि वह कमल चरण भी इसी में आ जाएगा आपका, कि चरण जो कमल जैसे हैं, तो वो भी आपका इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं कर्मधारय। अगला अगर मैं आगे बात करूं कि आगे क्या हो जाएगा, तो अगला होता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि द्विगु समास, इतना याद रखें, द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है, ट्रिक क्या है, द्वि, द्वि मतलब होता है दो, ठीक है। एक द्वय पढ़ा है ना, तो एक द्वय, जब आपने पढ़ा द्विगु, द्विगु मतलब कि दो, तो पहला पद हमेशा संख्या होना चाहिए, पहला पद हमेशा संख्या, पहला पद क्या रहेगा आपका इसमें, हमेशा संख्या होगा। पहला पद से आप मैं ये समझ के चल रही हूँ, आपको पता है कि इसमें जैसे नील कमल है, तो नील आपका इसमें पूर्व पद होता है और कमल आपका उत्तर पद होते हैं, यानी कि दो पद होते हैं आपके, क्या होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है उत्तर। पूर्व यानी जो पहले है हमारा एक शब्द जिसका कोई अर्थ है, वो पूर्व कहलाएगा, जो बाद वाला होता है उसे आप उत्तर पद कहते हैं। तो ध्यान देना, द्विगु समास में हमेशा जो पहला पद होता है वो संख्या होती है। जैसे आपने कहा पंचवटी, पंच क्या होता है, पांच, पांच। सप्त ऋषि, सप्त क्या होता है, सात होता है। तो पांच और सात हमेशा किस में जाता है, हमारा द्विगु समास में जाता है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर है कि द्विगु समास आखिर आपका होता क्या है, ठीक है। तो पहला पद जहां जहां आपको संख्या दिखेगा तो आप ध्यान देंगे कि वहां हमारा द्विगु समास होता है, ठीक है। अगले अगर भेद पे चलते हैं, द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास की जब बात आती है, द्वंद्व, द्वंद्व मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है द्वंद्व छिड़ गया, लड़ाई छिड़ गई, युद्ध छिड़ गया, ठीक है। तो द्वंद्व यानी कि समझिए आपके घर में हमेशा आपसे कभी ना कभी एक सवाल जरूर किसी रिलेटिव ने पूछा होगा कि बेटा मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से, तो आप कहेंगे दोनों से, हम तो इक्वल प्यार करते हैं, है ना। कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं मम्मी से ज्यादा है पापा से कम है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा में किसी के एक को अडॉप्ट कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे कि जब दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब दोनों ही पद प्रधान हो, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं, समान रूप से प्रधान होते हैं, तो वहां हमारा द्वंद्व यानी वहां लड़ाई छिड़ जाती है। भाई और बहन दोनों मम्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई बहन में लड़ाई हो रही, नहीं नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। तो आपने कहा राम और लक्ष्मण, कोई मुझे कहेगा राम ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या लक्ष्मण, तो भाई दोनों ही हमारे यहाँ रामचरितमानस अगर हम पढ़ते हैं, या फिर दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। माता और पिता में कोई मुझसे पूछे कि माता और पिता कौन इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे दोनों। तो इसका चिन्ह क्या है, ट्रिक क्या है कि आपको कहीं ना कहीं इसमें और देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, और देखने को मिलेगा, या फिर इसमें आपका नियोजक चिन्ह देखने को मिलता है। कौन सा, नियोजक चिन्ह, जो कि ये वाला होता है। जैसे अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा जलवायु, जलवायु में कौन सा आपका समास है, तो आप क्या कहोगे, इसमें हमारा द्वंद्व समास है। क्यों है, क्योंकि आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चिन्ह एग्जामिनर लगा के देगा, इसी को कहते हैं आप योजक चिन्ह, ठीक है। तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे आता है आपका बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम दोनों पद मिला करके किसी तीसरे की बात करेगा, कैसे करेगा। जैसे आपने कहा गजानन, गजानन का क्या तात्पर्य, गजानन का मतलब क्या होता है, तो गजानन कहीं ना कहीं किसको कहा जाता है, भगवान श्री गणेश को कहा जाता है। षडानन यानी कि षडानन, छह है आनंद जिसके, है ना। जैसे आपने कहा दशानन,
आनंद, 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 मुंह है, कौन है? रावण है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पड़ोस वाली आंटी के हैं, तो वो बात अलग है कि पड़ोस वाली आंटी एक मुंह से उतना बोल लेती है जितना शायद रावण 10 मुंह से भी नहीं बोल पाता होगा, ठीक है। खैर वो बात अलग है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है बताओ जरा। तो आप कहेंगे बहुव्रीहि समास हमेशा ये कहीं ना कहीं ईश्वर से संबंधित होता है। जैसे आपने कहा चक्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, किसके हाथ में चक्र है? आपने कहा दशानन, जिसके 10 मुख हैं, यानी कि रावण हो गया। या फिर आपने क्या कहा? गजानन कहा आपने, षडानन कह दिया, या फिर आपने चंद्रपाणी कह दिया, या फिर आप कुछ भी गिरिधर कहते हो, गिरि को धारण करने वाला कौन थे? तो गिरि को धारण करने वाले जैसे श्री कृष्ण हो गए। तो ये सब आपका बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव को समझने की कोशिश करते हैं। अव्ययी भाव समास में याद रखना अव्यय, अव्यय एक टॉपिक पढ़ते हो आप जिसमें मैं कहती हूँ अव्यय ऐसे शब्द होते हैं, चाहे लिंग के साथ लगाओ, चाहे वचन के साथ, चाहे कारक के साथ, किसी के साथ लगाओ, ये लॉयल होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ये कहते हैं हम तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि आजकल के लोग रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी बदलते हैं, लेकिन ये नहीं बदलते, ठीक है। तो जब अव्ययी भाव की बात करते हो तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जब भी आपको पहला पद जो देखे वो अव्यय दिखे, या फिर ट्रिक क्या है अव्यय में, या फिर आपको ये यहाँ पे उपसर्ग देखने को मिलेगा। उपसर्ग का मतलब समझते हो? इस वाले शब्द से आप और भी शब्द बना सकते थे ना, है ना, लेकिन इन्होंने कहा उपसर्ग प्रत्यय देखने को मिलता है, आपको इसमें प्रत्यय जोड़ना होता है, ठीक है। प्रति आपको यहाँ पे दिया रहेगा यथा, यथा आप कहेंगे जब भी प्रत्यय लगाना हो या हमें उपसर्ग देखने को मिल जाएगा, वही हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथाक्रम, ठीक है, प्रतिदिन, प्रति एक, प्रत्येक बन सकता था, ठीक है। तो आपने देखा ये हमारा प्रति है, यथाक्रम है, ये क्या होते हैं? ये अव्यय होते हैं, या हमने देखा ये उपसर्ग लगा दिया गया है जिससे एक शब्द बन चुका है, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? जब आप उपसर्ग या प्रत्यय लगा देते हैं। अगले पे आइए तत्पुरुष समास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सबसे इसके भी भेद होते हैं इसलिए समझना। तत्पुरुष में हमेशा दूसरा पद प्रधान होता है। एक सवाल पूछा जाता है कौन सा पद प्रधान है तत्पुरुष में, याद रखना दूसरे का मतलब क्या होता है? उत्तरपदी। उत्तरपद यानी कि जो पीछे वाला पद होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें। जैसे आपने कहा देशभक्ति, तो देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था या भक्ति? तो आप कहेंगे भक्ति, ठीक है। आप कहेंगे राजमहल, राजा का महल, देश के लिए भक्ति। देखो आपका सवाल होना चाहिए मैम ये किस प्रकार से हुआ? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजा का महल, यहाँ इतना ज्यादा अर्थ क्या है? इस क्या तात्पर्य है? तो देखो लास्ट क्लास मैंने कारक इसीलिए कराया था ताकि आप समास को बेहतर तरीके से समझ सको। तत्पुरुष समास में कारक का लोप होता है। किसका होता है? कारक का लोप। जैसे अगर मैंने आपसे कहा देश निकाला, मैंने कहा देश निकाला, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा समास है? आप कहोगे मैम तत्पुरुष समास है। मैं कहूंगी कैसे? तो आप कहोगे मैम इसको हम कहते हैं देश से निकाला, देश से निकाला। तो जब देश से निकाला, से हमने कारक में पढ़ा था कि से अलगाव को दिखाता है, अलग होने को, और वो अपादान कारक होता है। इसीलिए हमने देखा के लिए भी हमारा एक कारक है और हमारा का भी कारक है। तो याद रखना जब भी आप बात करेंगे तत्पुरुष समास की तो इसमें कारक छुपा हुआ होता है। जैसे आपके जो यहाँ पे 8 कारक होते हैं, लेकिन यहाँ आप सिर्फ 6 यूज करते हो, ठीक है। संबोधन ये सब आप यहाँ पे यूज नहीं करते। कर्म तत्पुरुष समास होता है, कर्ता ने, कर्ता भी इस्तेमाल नहीं होगा और आपका संबोधन 2 यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होंगे, याद रखिएगा। कर्म यानी कि आप कहते हैं ना को, कर्म की जब बात आएगी आपको पता है कर्म का जो विराम चिन्ह होता है वो क्या, जो चिन्ह होता है वो होता है को। तो आपने यहाँ लगाया जब भी कि माखन चोर, मैंने पूछा माखन चोर में कौन सा समास है? आप कहोगे मैम कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें हमारा कर्म तत्पुरुष समास है। माखन को चुराने वाला, करण में से और के द्वारा की बात करते हैं, यानी स्वयं द्वारा। आपने कहा स्वरचित, स्वरचित यानी कि स्वयं के द्वारा रचित में कौन सा समास है? तो आप क्या कहेंगे? करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। संप्रदान में आपको पता है के लिए की बात करते हो, के लिए, है ना। तो आपने कहा गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा लाया जाए, ठीक है, ओके। अपादान तत्पुरुष यानी पाप मुक्त, यानी कि पाप से मुक्त, पाप से मुक्त क्या हो जाएगा? अपादान। संबंध की बात आ जाएगी, यहाँ पे वर्तनी शुद्ध कर लीजिएगा। संबंध तत्पुरुष की बात आएगी, गंगा जल यानी गंगा का जल,
का के की रा रे री किसमें होता है, संबंध में होता है। अधिकरण तत्पुरुष की बात आती है जल मगन, यानी कि जल में मगन, है ना, में यानी कि जब आप स्थान की बात करते हैं। तो एग्जामिनर आजकल आपसे यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ होते हैं हमारे समास खत्म। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको क्लास कैसी लगी और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।